श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को आयुर्वेद के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी तैयारी है जानकारी दी जाएगी, जिसको सुन के आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं निकाल सकते हैं। तो आइए आज हम आप सभी को चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें हम सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। तो मतलब चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी के अकॉर्डिंग हमको देखते रहना है कि किस आचार्य ने क्या क्या किस तरीके से बताया है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं चिकित्सा स्थान की, तो सबसे पहले जो चरक चिकित्सा है उसमें 30 अध्याय हैं, ठीक है। और जो सुश्रुत चिकित्सा है उसमें 40 अध्याय हैं। अष्टांग संग्रह में 24 अध्याय है और अष्टांग हृदय में 22 अध्याय है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लें। चरक चिकित्सा में 30 अध्याय, सुश्रुत में 40 अध्याय, अष्टांग संग्रह में 24 अध्याय और अष्टांग हृदय में 22 अध्याय का वर्णन है। फिर अब हम बात करते हैं चिकित्सा स्थान जो चरक में पहला अध्याय है उसमें रसायन का वर्णन बताया गया है। तो चरक चिकित्सा के पहले ही अध्याय में रसायन का वर्णन है। और बात करें सुश्रुत चिकित्सा की तो उसमें 27 से 30 चैप्टर के बीच में रसायन का वर्णन है। और जो अष्टांग संग्रह है उसमें उत्तर तंत्र में जो 49 नंबर का चैप्टर है उसमें इसका वर्णन है। और अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र के 39 चैप्टर में रसायन का वर्णन है। तो जो रसायन अध्याय है चरक का उसके 4 पाद हैं, ठीक है। अभ्यामलकीय, प्राणकामीय, कर प्रचितीय और आयुर्वेद समुत्थानीय। तो जो ये 4 पाद हैं इनका क्रम से याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसको याद करेंगे। तो जो पहले से 1 से लेकर 4 तक जो पाद हैं उनको बनाना है, आपको लिखना है APKA, मतलब आपका आयुर्वेद। तो आ से अभ्यामलकीय, पा से प्राणकामीय, का से कर प्रचितीय और आयुर्वेद से आयुर्वेद समुत्थानीय। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कितने योगों का वर्णन है। तो जो पहला पाद है रसायन अध्याय का इसमें 6 योगों का वर्णन है। और जो प्राणकामीय है उसमें 37 योगों का वर्णन है। और जो कर प्रचितीय है उसमें 16 योग का वर्णन है। और आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 योगों का वर्णन है। कुल मिलाकर रसायन अध्याय में 63 योगों का वर्णन है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग। श्लोक नंबर 3 में जो दिया गया है, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। तो इसमें क्या बताया गया है, भेषज के पर्याय। भेषज के इसमें 9 पर्याय बताए गए हैं। ये अंडरलाइन करें और इसको याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं भेषज के 2 प्रकार का वर्णन है। श्लोक नंबर 4, इसको आप लोग अंडरलाइन करें। कौन कौन से 2 प्रकार हैं, स्वस्थ ऊर्जस्कर और किंचित आर्तस्य रोगनुत। श्लोक नंबर 4, स्वस्थ ऊर्जस्कर मतलब स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला और रोगाक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला, जो कि जिस तरह से आयुर्वेद का प्रयोजन है उसी तरह से ये भेषज के 2 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसी में आगे दिया गया अभेषज के 2 प्रकार, बाधन और सानुबाधन। बाधन मतलब क्या होता है, जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे। जो तत्काल उत्पन्न करे वो बाधन कहलाता है, मतलब एक तरीके से एक्यूट कंडीशन। और जो सानुबाधन मतलब जो कालांतर में रोग उत्पन्न करे उसको सानुबाधन कहते हैं, मतलब ये क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है। तो ये अभेषज के 2 प्रकार हो गए। उसके बाद आते हैं श्लोक नंबर 5 में। यहाँ पर बताया गया है, स्वस्थ ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृश्यम तद्रसायनम। जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जस्कर होती है वही प्रायः वृक्ष और वही रसायन होती है। तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लें, श्लोक नंबर 5। इसके बाद आते हैं हम लोग रसायन के गुण बताए गए हैं। श्लोक नंबर 7 और 8 में देखें तो जो 8 नंबर है जहाँ पर, उसमें आपको लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, ये अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। मतलब क्या है इसका,
ये देखिए रसायन के गुण यहाँ पे बताए गए हैं। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरोदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक सिद्धिम प्रणतिकांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। इसमें जो 7 नंबर के पहले देखिए यहाँ पे लिखा है देहे इंद्रिय बलम परम, इसको भी अंडरलाइन कर लें। और ये लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, ये याद रखना है एकदम श्लोक, ठीक है। तो इस तरह से ये रसायन के गुण और लाभ यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद आ जाए यहाँ पे बाजीगण की परिभाषा भी दी गई है रसायन अध्याय के प्रथम पाद में, इसको आप अंडरलाइन करें। अपत्य संतान करम यद सद्य संप्रहर्षणम, 9 नंबर श्लोक में पहली लाइन हाफ इसका। इसके बाद आ जाए यहाँ पर ये 11 नंबर जहाँ पे श्लोक लिखा है उसमें लिखें बहुमतः प्रजानाम सुबहु प्रजा, ठीक है। तो बाजीगण की परिभाषा में क्या बताया है, जो भेषज अपत्य संतान, अपत्य मतलब संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का विस्तार करने वाला हो, शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, है ना, उसको बाजीगण कहते हैं। और इसमें क्या बताया है, बहुमतः प्रजानाम सुबहु प्रजा, है ना, मतलब कि अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला, बहुत संतान देने वाला जो होता है वह बाजीगण कहलाता है। फिर आ जाए यहाँ पर श्लोक नंबर, इधर पे श्लोक नंबर 16 में, श्लोक नंबर 16 को देखिए। यहाँ पे रसायन के प्रयोग करने की 2 विधियाँ बताई गई हैं, कुटी प्रावेशिक और वातात्मिक, ठीक है। तो जो कुटी प्रावेशिक है वो उसमें देखिए 17 नंबर श्लोक पे आइए, इसका वर्णन बताया गया है कि कुटी कैसे निर्माण करनी है, कहाँ पे इसका, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को एकदम याद रखने हैं, ठीक है, कि इसका दिशा किधर होनी चाहिए। श्लोक नंबर 18 में देखिए दिशि पूर्वोत्तरस्याम, है ना, तो ये जो कुटी कहाँ पे निर्माण करनी चाहिए, पूर्व उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट 19 नंबर श्लोक में देखिए त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम लिखा है, जो है कुटी में एक ग्रह हो, उसके अंदर दूसरा ग्रह हो, उसके अंदर तीसरा ग्रह हो, है ना, और छोटे छोटे उसमें झरोखे हों, त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम। और एक आगे उसके लिखा हुआ है सुमन घन भित्ति ऋतु सुखाम सुस्पष्टाम मनसा प्रियाम, उसकी दीवारें थोड़ा मोटी हों, है ना, और वो मन को प्रिय लगे, अच्छे से मैनेज्ड हो, ठीक है। और आगे एक लाइन में लिखा है 20 नंबर में देखिए स्त्री विवर्जिताम, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित बताया गया है। इसके बाद इन्होंने श्लोक नंबर 21 में आ जाए, कुटी में प्रवेश करने की विधि बताई है। उस कुटी में कब प्रवेश करना है, जब सूर्य उत्तरायण हो और शुक्ल पक्ष हो, ठीक है। तो श्लोक नंबर 21 में लिखा है अथ उदगयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजित, तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य उत्तरायण हो और शुक्ल पक्ष हो। इसके बाद आ जाए आप, इसमें बताया गया है कि श्लोक नंबर आपका जो 24 है ना, इसमें बताया है कि रसायन प्रयोग के पहले संशोधन करना चाहिए। तो संशोधन के लिए कुछ बताया इन्होंने कि वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन से इसको शरीर को शुद्धि करना है, तो उसके लिए कुछ औषधियों का उपयोग बताया है। श्लोक नंबर 25 में आए, इसका लिखा हुआ है यहाँ पे हरित की चूर्णानी सेंधा अमल के गुणम, इस तरह से लिखा है। तो आप यहाँ पर जो इसका अर्थ है उसमें देख सकते हैं, हर्र का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला, गुड़, मीठा वच, वायविडंग, हरिद्रा, पीपल, सौंठ, है ना, इन सबको सब मात्रा में लेकर इनका चूर्ण बनाकर स्नेहन संवेदन के बाद रसायन सेवी पुरुष को गर्म जल से 1 तोला की मात्रा में इसको सेवन करना है। तो ये अंडरलाइन कर लें और याद रखें, इन औषधियों के नाम भी याद रखें और 1 तोला की मात्रा में इसको सेवन करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसी में देखिए आगे लिखा हुआ है इसी के अर्थ में कि अगर हीन शुद्धि वाले जो व्यक्ति है उसको 3 दिन तक, मध्य शुद्धि वाले को 5 दिन तक और उत्तम शुद्धि वाले को 7 दिन तक सेवन कराना है, ठीक है। और उसका संसर्जन क्रम जो है वो हीन, मध्य और प्रवर शुद्धि के हिसाब से 3, 5 और 7 दिन तक कराना है। तो उसमें जो भी हम लोग पुराने जौकी यवागु और इस तरह से ये सब पेया विलेप ये सब खिलाते हैं, तो ये संसर्जन क्रम कराना है। फिर यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 29 में हरितकी के गुण बताए गए हैं। हरितकीम पंचरसाम ऊष्णाम अलवणाम शिवाम, तो ये आपको याद रखना है कि हरितकी में 5 रस होते हैं, लवण रस नहीं होता है, लवण रस विवर्जित होता है, लवण रस विवर्जित होता है ना, और इसको ये इसका याद रखना है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है दोष अनुलोमनीम लघ्वीम विद्या दीपन पाचनीम, दोष अनुलोमनी ये याद रखना है कि हरितकी दोष अनुलोमनीम होती है, ठीक है, दोषों का अनुलोमन कराती है। फिर आपको इसमें सेकंड लाइन में 30 नंबर में देखिए वहसह स्थपनी पराम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हरितकी के लिए कहा गया है। फिर इसके बाद
यहाँ पे देखिए आप लोग लास्ट 34 नंबर श्लोक में देखिए, स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरित की, है ना। तो ये इसके लिए कहा गया है यहाँ पर कि ये जो है शीघ्र स्मरण शक्ति और बुद्धि के व्यामोह को हरित की शीघ्र ही दूर करती है। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि श्लोक नंबर 35 में आ जाए और हरित की सेवन के अयोग्य व्यक्ति देखना है ना। इसमें बताया गया है कि हरित की सेवन किस किस को नहीं करना चाहिए। तो इसमें अजीर्णो रुक्ष भुजा स्त्री मध्य विषकर्षिता, है ना। तो ये इन लोगों को हरित की का सेवन नहीं करना है। अजीर्ण के रोगी और रुक्ष भोजन करने वाले, है ना। तो इस तरह से इन लोगों के लिए ये हरित की सेवन निषेध बताया गया है। फिर यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 36 नंबर बताया गया है, इसमें अंडरलाइन करिए। इसमें बताया गया है कि जो हरित की और आंवला है उसके गुण और कर्म समान बताए गए हैं, लेकिन बस एक की है कि वीर्य में ये दोनों का विपरीतता होती है। आंवला शीतवीर्य होता है और हरित की उष्णवीर्य होता है। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 37 में आ जाएं। यहाँ बताया गया है हरित की नाम सस्यानी भिसग आम्लकस, मतलब हरित की और आंवले के बीज रहित फल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो सस्यानी वर्ड है इसका मतलब बताया गया है बीज रहित फल। इसको आप लोग लिख लें, नोट कर लें, सस्यानी मतलब बीज रहित फल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए योग बताए गए हैं, इनके देख लें कि इस अध्याय में कौन कौन सी योग का वर्णन है। तो प्रथम ब्रह्म रसायन पहला योग, फिर है द्वितीय ब्रह्म रसायन, फिर है आपका जो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में थोड़ा देख लें, इसमें दोनों पंचमूल का वर्णन है, दोनों पंचमूल का वर्णन है, और उसके बाद कुछ और औषधियाँ हैं। ठीक है, इनको आप लोग देख लें। और इसमें आंवले को एक संख्या बताई गई है, 500 आंवलों को लेना है इसमें। ठीक है, और 500 आंवलों को लेके फिर उसमें 6 पल गोघरा, तो 6 पल तिल तेल की मात्रा में भूनना है। ठीक है, और इस तरह से इसको जो है आपको सेवन करना है च्यवनप्राश को 1 पल की मात्रा में। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे च्यवनप्राश के गुण बताए गए हैं। तो इसमें देख लें, जो श्लोक नंबर 73 में देखिए लिखा हुआ है, मेधा स्मृति कांतिम अनावत्यम आयु प्रकर्ष बल इंद्रिणाम स्त्रीषु प्रहर्ष परम अग्निवृद्धि वर्ण प्रसाद पवनानुलोम्य। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लें। और इसमें 70 नंबर श्लोक में देखें जरा, 70 में ये रह गया, बाला नाम चांग वर्धनम, ये स्पेशली कहा गया बाला नाम चांग वर्धनम। ठीक है, ये च्यवनप्राश के लिए कहा गया, इसको एकदम याद रख लें। इसके बाद देखिए आम्लक रसायन का वर्णन है इस अध्याय में। ठीक है, श्लोक नंबर 75 में। फिर 76 में देखिए हरित इत्यादि रसायन का वर्णन है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आखिरी में आता है हरित इत्यादि योग, श्लोक नंबर 77 हरित इत्यादि योग। उसके बाद 78 नंबर श्लोक को देखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अंडरलाइन कर लें, यथा अमराणाम अमृतम यथा भोगवतम सुधा। इस लाइन को अंडरलाइन करें, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा है, उसी तरह प्राचीन काल में महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन बताया गया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका रसायन अध्याय का प्रथम पाद फिनिश होता है, और आप लोग इसे पढ़ें तो याद करें जो भी बताया गया है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्राणकामी अध्याय का वर्णन बताया जाएगा आपको। तो तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, आयुर्वेद को समझिए, बाय बाय।